नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार 67th बीपीएससी के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट और ये परम आईएएस पब्लिकेशन का चौथा प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहता है। देखते हैं आज का पहला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सा चंदेल राजा मोहम्मद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था। तो मोहम्मद गजनबी से जो पराजित नहीं हुआ था वो चंदेल राजा जो विद्याधर था। अगला सवाल देखें, शाहनामा के लेखक कौन हैं। तो शाहनामा के लेखक हैं फिरदौसी और तहकीक हिंद के लेखक हैं अलबरूनी और तारीख़ फिरोज़ शाही के लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी। कुतुब मीनार के निर्माण में कौन योगदान नहीं दिया। कुतुब मीनार के निर्माण की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिया गया और इसके निर्माण कार्य को पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने, और उसके बाद इसके चौथे पंचवें मंजिल का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, लेकिन गियासुद्दीन का इसमें योगदान नहीं रहा था। 1303 ईस्वी में वारंगल में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को हराया था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के सेनाओं को ही हराया था। भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नेताओं में से कौन इस्लाम से प्रभावित था। तो इस्लाम से प्रभावित था नामदेव, जो कि बरकरी संप्रदाय से संबंधित था और इन्होंने महाराष्ट्र के क्षेत्र में भक्ति आंदोलन को फैलाया था। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अकबर को राष्ट्रवादी के रूप में स्थापित करने में सहायक नहीं है। तो अकबर ने इस्लाम धर्म को छोड़ा था, ये इसके लिए जो है सही नहीं है। उसके बाद ये प्रशासनिक एकता और कानून में एकता था, ये सही है। और उसके बाद देखें तो सांस्कृतिक एकता में अकबर का प्रयास, ये भी सही है। और अकबर की धार्मिक नीति भी था, ये भी सही है, यानी कि इसने सभी धर्मों का संरक्षण दिया था। अगला सवाल है, डिंडीगुल मैसूर में आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना। तो डिंडीगुल में जो है आधुनिक शास्त्रागार ये रहेगा या डिंडीगुल का किला रहे। तो ये जो है हैदर अली के द्वारा कराया गया था। इन्हीं के समय में जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। गौतम बुद्ध की खड़ी मूर्ति किस काल में बनाई गई। तो गौतम बुद्ध की पहली प्रतिमा जो है मथुरा कला क्षेत्र में बनाई गई थी, मथुरा कला से, और लेकिन खड़ी प्रतिमा ये गंधार कला विकसित होने के बाद जो है कुषाण काल में बनाई गई थी। तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगला सवाल है, पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण तीर्थ स्थान के रूप में जाना जाता है। तो पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और इनका जन्म वाराणसी में हुआ। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है सनमेद शिखर पर हुआ था, तो ये इनसे ही संबंधित हैं। अगला सवाल है, आयुर्वेद जो कि जीवन का विज्ञान है, ये सबसे पहले प्रकट हुआ। अगर जीवन का विज्ञान रहेगा या अर्थात जादू टोना अंधविश्वास, तो ये हो जाएगा अथर्ववेद। लेकिन आयुर्वेद जो है ऋग्वेद के उपवेद हैं। और उसके बाद बात करें अथर्ववेद के जो हैं उपवेदों की, तो अथर्ववेद का जो है उपवेद तो ये हो जाएगा शिल्पवेद। उसके बाद देखिए सामवेद के गंधर्व वेद, ऋग्वेद के आयुर्वेद और यजुर्वेद का जो है उपवेद हो जाएगा धनुर्वेद। लेकिन सुश्रुत ऋषि ने माना था कि अथर्ववेद का जो है उपवेद आयुर्वेद हैं। अगला सवाल देखें, हड़प्पा की मोहर पर नहीं दर्शाया गया है। तो बात करें हड़प्पा की मोहरों पर, तो भैंस, बाघ, बकरी, गेंडा, सांड, हाथी, घोड़ा का चित्र था, लेकिन भेड़ का चित्र इस पर अंकित नहीं किया गया था। ह्वेनसांग को याद करने का प्रमुख कारण है। तो ह्वेनसांग जो कि भारत आया था हर्षवर्धन के समय में और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। उस समय आचार्य शिलभद्र थे वहाँ के कुलपति पर, और इसने अपनी यात्रा वृत्तांत को सीयूकी नामक पुस्तक में संकलित किया। तो ये जो है सीयूकी की संरचना से जो है कारण इसको याद करने का प्रमुख कारण है। अगला सवाल देखें, 24 फरवरी 1922 को दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए गांधी जी के खिलाफ निंदा का वोट किसने रखा था। तो ये निंदा का वोट जो है डॉक्टर मुंजे ने रखा था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। स्वराज पार्टी से संबंधित, तो स्वराज पार्टी की गठन जो है 1 जनवरी 1927 ईस्वी को हुआ था इलाहाबाद में।
चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो आंसर ई हो जाएगा, यानी कि बी और डी सही है, तो एक से अधिक हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो खिलाफत आंदोलन जो भारत में फैलाया गया था गांधी जी के द्वारा, तो ये जो है भारत के मुसलमानों के बीच ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को जगाने के लिए किया गया था, और तुर्की में जो है साम्राज्य को बचाने और खिलाफत को बचाने के लिए तुर्की के खलीफा को, मुस्तफा कमाल पाशा को। आंसर ई हो जाएगा, यानी ए और डी सही हैं, तो आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। अगला सवाल देखें। अस्पृश्यता को सहन करता तो मैं उसे ईश्वर के रूप में बिल्कुल भी नहीं पहचानता। तो ये कथन कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला सवाल है, मूल विवाह अधिनियम अर्थात नेटिव मैरिज एक्ट, अंतर्जातीय विवाह ये हुआ था 1872 ईस्वी में नॉर्थ ब्रोक के समय में। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? देखें तो 1499 में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया, तो 1510 ईस्वी में जो है पुर्तगाली गवर्नर था अल्बुकर्क, जिन्होंने कि गोवा यानी कि बीजापुर के सुल्तान से जो है यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता था। तो इसलिए ये तो गलत है, यही सही नहीं है। और उसके बाद देखें तो अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम में खोला, ये सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना खोला, ये भी सही है। और डुप्लेक्स के नेतृत्व में 1746 में फ्रांसीसी ने मद्रास पर कब्जा कर लिया, ये भी सही है। तो ये जो है गलत है। अगला सवाल है, गांधी जी के दांडी मार्च में निम्नलिखित में से किस प्रांत में सबसे अधिक सत्याग्रही थे? तो गांधी जी के जो है सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से प्रारंभ हुआ, 6 अप्रैल तक चला था, कुल 24 दिन तक चला था, 24 दिनों का, जिसमें कि 78 या 79 समर्थक इसके साथ में थे। और बात करें बिहार और बंगाल से एक थे, और बिहार से एक ही थे, तो वो थे गिरिवरधारी चौधरी थे, बिहार से केवल एक गिरिवरधारी चौधरी। और गुजरात से 31 थे, यानी कि सर्वाधिक गुजरात हो जाएगा, और महाराष्ट्र से 13 थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स की मांग की थी? तो ये सबसे पहले अगर देखेंगे तो 1926 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा ही प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन ये गोविंद वल्लभ पंत है, तो इसलिए ये सही नहीं होगा। तो ये तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकार के द्वारा हो जाएगा, क्योंकि ये नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आया था उनके सदस्य थे। तो आंसर जो है सी हो जाएगा। एक कथन है, इस उदाहरण में हम मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ नहीं खेल सके। एचीसन की यह टिप्पणी किस घटना से संबंधित है? तो ये खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919-22 से ये संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सत्याग्रह की गांधीवादी रणनीति का अंतिम चरण था? तो सत्याग्रह की जो है गांधीवादी नीति का अंतिम चरण था हड़ताल। अगला सवाल देखें, अछूत लोगों को लक्षित दर्शकों के रूप में रखने वाली पहली मासिक पत्रिका द वाइटल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो द वाइटल विध्वंसक जो है ये गोपाल बाबा बालंगर के द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो लाला हरदयाल द्वारा जो है गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। और बात करें द्वितीय जो है यानी कि दूसरे ये विकल्प हैं, दूसरा विकल्प ये है कि गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना तो 1905 में की गई थी। फिर उसके बाद देखें तो हिक्की के बंगाल गजट, तो ये जो है बंगाल गजट 1780 में जेम्स हिक्की के द्वारा प्रकाशन किया गया। और विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में स्थापित किया था 1784 में। तो आपका हो जाएगा विकल्प अनुसार जो है 3, फिर 4, फिर उसके बाद 2, 1, 3, 4, 2, 1 ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल रूप से बंगाली में की, ये गलत है। बंगाली प्लस संस्कृत दोनों भाषाएं में की थी।
तो इसलिए ये गलत है। और शक युग पर आधारित था। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला चैत्र 22 मार्च को आमतौर पर और 21 मार्च को लीप वर्ष में, ये सही है। 22 मार्च 1957 को स्वीकार किया गया था। उसके बाद भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिज़ाइन को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, ये भी सही है। और जनगण मन गीत को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में इसके हिंदी संस्करण में अपनाया गया था, ये भी सही है। तो आंसर ए गलत हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना जो है 1688 ईस्वी में किया गया था, मद्रास में। अगला सवाल, सन 1855 में किस ब्रिटिश कमांडर को संथालों ने पराजित किया? तो संथालों के द्वारा जो है, यानी कि सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह किया गया था। तो इस समय संथालों ने जो है मेजर बैरो को पराजित किया था। ऊर्ध्वाधर तल ऊंचाई और क्षैतिज तल अजीमुथ में कोणीय दूरियों को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला जो है उपकरण, तो ये हो जाएगा थियोडोलाइट, यानी कि ये ऊर्ध्वाधर तल और क्षैतिज तल के बीच की दूरियों को मापते हैं और अल्टीमीटर से तो ऊंचाई मापते हैं। अगला सवाल है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा सही परिणाम होगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल अगर गायब हो जाएगा तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। प्रकृति की ज्ञात शक्तियों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकत्व, कमजोर परमाणु बल और मजबूत परमाणु बल। तो इनमें से कौन सही नहीं है? देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल चारों में मजबूत होगा, ये गलत है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है चारों में कमज़ोर होगा, तो यही सही नहीं है। और विद्युत चुंबकत्व केवल विद्युत आवेश वाले कणों पर कार्य करता है, ये सही है। कमज़ोर परमाणु बल रेडियोधर्मिता का कारण बनता है, ये भी सही है। मजबूत परमाणु बल एक परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को धारण करता है, ये भी सही है। जब झील के तल पर एक हवा का बुलबुला ऊपर की ओर उठता है तो इसके आकार में वृद्धि हो जाता है। सुई पानी में डूब जाती है, लेकिन लोहे का जहाज उस पर तैरता है। यानी कि सुई पानी में डूब जाती है, लेकिन लोहे का जहाज जो है पानी पर तैरता रहता है। इसका कारण है कि सुई का आपेक्षिक घनत्व जो है उसके द्वारा विस्थापित पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसी कारण से डूब जाता है। साबुन के पतले झाग में चमकीले रंगों का बनना निम्नलिखित में से किस घटना का परिणाम है? तो ये जो है कुल बिंबित और हस्तक्षेप लिया है। हालांकि ये घटना जो है रंगीन बनता है साबुन के बुलबुले तो व्यतिकरण के द्वारा। आंसर ए लिया जाता है। पानी में नमक मिलाने पर क्या होगा? तो पानी में अगर नमक मिलाएंगे तो क्वथनांक बढ़ जाएगा, लेकिन हिमांक जो है कम हो जाएगा। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो निकेल का उपयोग जो है किया जाता है। अगला सवाल है, कौन सा लुईस एसिड नहीं है? तो LX3, BF3, NH3। तो NH3 जो है ये लुईस एसिड नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं कौन सा कथन जो है सही नहीं है। NaCl की उपस्थिति से प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने की दर बढ़ जाती है, ये सही है। सीमेंट के जमने की दर को धीमा करने के लिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है, ये भी सही है। सभी क्षारीय पृथ्वी धातुएं जलयोजित लवण बनाती है, तो ये सही है। बेरियम और स्ट्रोंशियम प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है सोना, चांदी, तांबा और उसके बाद जो है ये जो है प्लेटिनम पाया जाता है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल को पकाने में मदद करता है? तो एथेफॉन जो है फल को पकाने में मदद करता है और एथिलीन जो है फल को पकाने में मदद करता है। एथिल अल्कोहल को निम्नलिखित में मिलाकर पीने से अनुपयुक्त बना दिया जाता है। अगर आप एथिल अल्कोहल को जो है मेथेनॉल और पायरिडीन में मिलाएंगे तो वो अनुपयुक्त यानी कि वह जहरीला बन जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? देखते हैं। टेफनॉल और डेक्रोन बहुलक हैं, ये सही हैं। न्यूप्रीन सिंथेटिक रबर है, ये भी सही है। पॉलीथीन
पॉलीएथिलीन पॉलीमर है, ये भी सही है। और प्राकृतिक रबर जो है क्लोरोपीन है, तो प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन होते हैं, इसलिए ये गलत है आइसोप्रीन का बोलक। अगले प्रश्न यानी कि इसमें सही पूछा जा रहा है तो ई हो जाएगा कि इनमें से एक से अधिक, क्योंकि ए बी सी सही है। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक में आवश्यक घटक के रूप में नाइट्रोग्लिसरीन नहीं होता है? तो आवश्यक घटक के रूप में नाइट्रोग्लिसरीन कार्डाइट में होता है, ब्लोटिंग जिलेटिन में होता है, बारूद में होता है, लेकिन एक एकार की तेज बारूद में नहीं होती है। अगला सवाल है गैसोहॉल होता है, तो गैसोहॉल जो है एथिल एल्कोहल प्लस पेट्रोल के मिश्रण को गैसोहॉल कहते हैं। अगला सवाल देखें, कोशिका में नाभिक के अलावा किस अंग में डीएनए होता है? तो कोशिका के देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में जो है डीएनए पाए जाते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, डीएनए की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इसे पीढ़ी से पीढ़ी तक आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित और प्रसारित करने के लिए विशिष्ट रूप से अनुकूल बनाती है? तो दो किस्में की जो है पूरकता जो है इसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित और प्रसारित करने की अनुकूल बनाती है। निम्नलिखित में से कौन फॉस्फेटिक है जैव उर्वरक? तो फॉस्फेटिक जैव उर्वरक ये हो जाएगा संवहनी आर्बुस्कुलर सहजीवी संबंध। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की छोटी हड्डी? तो मानव शरीर की छोटी हड्डी स्टेपीज हो जाएगी जो कि कान की है, और छोटी अगर रहेगा मांसपेशी तो स्टेपीडियस हो जाएगा। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में? तो ये उदर में होता है, यानी कि पेट में होता है, तो आंसर डी हो जाएगा। हृदय रोगियों के लिए सेब एक विशेष महत्व है, तो इसका समृद्ध स्रोत, तो सेब जो है समृद्ध स्रोत है पोटेशियम का, केवल डी हो जाएगा। अगला सवाल है, एक व्यक्ति बेरी रिकेट्स और स्कर्वी बीमारी से पीड़ित है तो उसे पर्याप्त मात्रा में नहीं ले रहा है क्या? तो बेरी यानी विटामिन B1 की कमी है, रिकेट्स यानी विटामिन D की कमी है, और स्कर्वी यानी विटामिन C की कमी है। अगला सवाल है, नाइट्रोजन का एक आवश्यक घटक नहीं है, तो नाइट्रोजन यानी जो है किस में नहीं पाया जाता है? तो बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट में जो है ये केवल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है, तो 1, 2 और 1 के अनुपात में। क्लोरोफिल में नाइट्रोजन का अंश रहता है, शाही सेना में डीएनए में भी होता है। अगले प्रश्नों को देखें, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा की रिहाई के साथ पूर्ण रूपांतरण कहलाता है एरोबिक श्वसन। तो आंसर जो है ए हो जाएगा। अगर अनुपस्थित रहेगा ऑक्सीजन तब हो जाता उससे बनने वाले ग्लाइकोलाइसिस हो जाता। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में आयरन पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में जो है आयरन यानी कि लोहा पाया जाता है, जबकि इंसुलिन में जस्ता पाया जाता है। जब गुर्दे काम करने में विफल हो जाता है तो उसमें जमा हो जाता है रक्त में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उत्पाद। किस हार्मोन के स्राव से दिल की धड़कन बढ़ती है और उत्तेजना पैदा होती है? तो ये एड्रेनालाइन अर्थात एड्रेनलिन, जिसे लड़ो एवं उड़ो हार्मोन कहते हैं, इसी के स्राव से जो है दिल की धड़कन बढ़ती है। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? लगभग 90% ऑक्सीजन जो है उत्पादन होता है शैवाल के माध्यम से। क्विनोन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, तो ये जो है प्राप्त किया जाता है, तो ये एंजियोस्पर्म से प्राप्त किया जाता है, ये छाल से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस HIV की तरह ही फैलता है, ये सही है। हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी के विपरीत कोई टीका कार्य नहीं करता है, ये गलत है, क्योंकि हेपेटाइटिस के बी जो है टीका कार्य करता है, सी के विरुद्ध नहीं। विश्व स्तर पर हेपेटाइटिस बी और सी वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या HIV से संक्रमित लोगों की तुलना में कई गुना अधिक है, ये सही है। हेपेटाइटिस बी और सी वायरस से संक्रमित कुछ लोगों में कई वर्षों तक लक्षण नहीं दिखते हैं, ये भी सही है। अगला सवाल देखें। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 40 राज्यों को निम्नलिखित में से कार्य करने की सलाह देता है? तो राज्यों को जो है पंचायतों का संगठन करने की सलाह देती है।
अगर बात करेंगे ये जो है समान नागरिक संहिता, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 44 में। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जिला योजना समिति का गठन किया जाता है? अनुच्छेद 243 के ZD के तहत। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई है? तो अनुसूचित जनजाति आयोग यानी कि ST आयोग, तो ST आयोग अनुच्छेद 338 के A में। अगर अनुसूचित जाति आयोग यानी SC आयोग अनुच्छेद 338 में। अगर रहेगा OBC आयोग तो हो जाएगा अनुच्छेद 338 के जो हैं 338 के B में। A में ST, B में OBC और 338 में SC। अगला सवाल, संवैधानिक संशोधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखते हैं। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 2 विधियों का उल्लेख किया गया है, ये गलत है। संविधान संशोधन 3 विधि से किए जाते हैं, एक साधारण विधि से, एक विशेष विधि से संसद के द्वारा और एक विशेष जो है संसद और आधे राज्यों के समर्थन के द्वारा। उसके बाद संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में, ये भी गलत है। किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है, या तो लोकसभा से या तो राज्यसभा से। संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के 2 सदनों के बीच किसी विवाद की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। तो संविधान संशोधन के लिए जो है संयुक्त बैठक की व्यवस्था नहीं की गई है, इसीलिए ये गलत है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को वीटो नहीं कर सकता है, तो राष्ट्रपति जो है संविधान संशोधन विधेयक को वीटो नहीं कर सकता है, ये सही है, क्योंकि वीटो का पावर संविधान संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को नहीं दिया गया है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष। तो राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जनगण मन किस वर्ष में भारत का राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को जनगणमन और वंदे मातरम दोनों को स्वीकार किया गया। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं? तो नशीले पेय पदार्थों का सेवन का निषेध अनुच्छेद 47 में है, ये तो सही है। गाय संरक्षण अनुच्छेद 48 में है। पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48 के A में है, ये भी सही है। और उसके बाद विकल्प को देखें, 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा 6 से 14, ये जो है अनुच्छेद 21 के A में है, तो ये आपको मूल अधिकार में है। अनुच्छेद 45 में 0 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए है, तो इसलिए ये नहीं है। और ABC सही है, तो आंसर E हो जाएगा, यानी कि इनमें से एक से अधिक सही है। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें रिट द्वारा लागू किया जा सकता है, यही तो गलत है। उन्हें रिट द्वारा केवल मौलिक अधिकार को जो है लागू किया जा सकता है, जिसके तहत अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जो है 5 रिट जारी करते हैं। उसके बाद देखें विकल्प को, उन्हें संवैधानिक तरीक़ों से ही बढ़ावा दिया जा सकता है, तो ये सही है। और उनका उपयोग अवशिष्ट विधियों की व्याख्या के लिए किया जा सकता है, ये भी सही है। किसी विशेष कर्तव्य का प्रदर्शन संवैधानिक कानून के दायरे में आता है, जिसे अदालत को तय करना होता है, ये भी सही है। अगला सवाल है, संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्यों को राष्ट्रपति के रूप में चुना जा सकता है, लेकिन अगर संसद को या राज्य विधानमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति के रूप में चुना जाएगा, तो जिस तिथि को वो शपथ लेगा, यानी जिस तिथि को राष्ट्रपति बनेंगे, ये जो है उसके निर्वाचित होते ही उन्हें अपनी पिछली सीट जो है छोड़नी पड़ेगी, पुरानी सीटें। अगला सवाल देखें, लोकसभा के अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाया जा सकता है। तो लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए जो है, अगर लोकसभा ने इसकी आशय का प्रस्ताव पारित कर दिया सभी सदस्यों ने, तो उसे हटना पड़ेगा। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है प्रांकलन समिति, जिसके 30 सदस्य होते हैं, 30 लोकसभा से ही होते हैं, कार्यकाल 1 वर्ष का। और इसके जो है अध्यक्ष सदन के ही नेता होते हैं। और लोकलेखा समिति के अध्यक्ष विपक्ष के नेता होते हैं, विपक्ष दल के। और इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से, कार्यकाल 1 वर्ष का। सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है संसद की सिफारिश पर, यानी कि संसद जब विधेयक पारित कर देगा दोनों सदनों द्वारा,
फिर उसके बाद राष्ट्रपति उसे हटा देगा। लोक सेवा आयोग के एक सदस्य को हटाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो लोकसभा के संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 315, और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, अनुच्छेद 315 के तहत। लेकिन संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग को 317 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ही हटाते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी पर सभी खनिजों का मूल स्रोत है? तो पृथ्वी पर उपलब्ध सभी खनिजों का मूल स्रोत होता है मैग्मा। अगला सवाल है, पृथ्वी द्वारा प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांश के अनुसार मुख्यतः किसके कारण बदलती है? तो ये जो है पृथ्वी की वक्रता के कारण जो है पृथ्वी द्वारा प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांश के अनुसार बदलती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। तो उत्तर से दक्षिण अगर व्यवस्थित करेंगे तो ये जो है कांगजू कांगरी, तो ये है जम्मू कश्मीर में। फिर उसके बाद सरमती देखें तो ये है नागालैंड में, कंचनजंगा हो जाएगा सिक्किम में, और नंदा देवी हो जाएगा उत्तराखंड में। तो अगर व्यवस्थित अगर आप करेंगे तो इसका राइट आंसर इस प्रकार से हो जाएगा कि पहले काजू कंगरी हो जाएगा, फिर उसके बाद नंदा देवी हो जाएगा, फिर उसके बाद कंचनजंगा, फिर सरमती हो जाएगा। अगला सवाल है, पृथ्वी पर घने जंगल अधिकतर पाए जाते हैं? तो घने जंगल अधिकतर जो है विषुवत रेखा के निकट पाए जाते हैं, जिसे इक्वेटर भूमध्य रेखा कहते हैं। हेलोफाइट अच्छी तरह विकसित होते हैं। तो हेलोफाइट कहते हैं लवणीय मृदा को, लवणीय यानी कि लवण में उगने वाले पौधे को। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट है? तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच जाती है और 8 राज्यों से होकर जाती है, 8 राज्यों टच करती है। तो गांधीनगर जो है गुजरात का गांधीनगर, ये इसके सटे हुए हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? तो म्यांमार के साथ सीमा जो देखेंगे लगने वाले तो अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद जो है मणिपुर हो जाएगा, फिर उसके बाद नागालैंड हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। असम की सीमा नहीं लगती है, केवल 4 राज्य की सीमा जो है म्यांमार से लगती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर से शुरू होकर दक्षिण की ओर जाने वाली दी गई पहाड़ियों का सही क्रम है? तो दी गई पहाड़ियों का सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन सी, नल्लामलाई हिल्स जो कि आंध्र प्रदेश में, फिर जावड़ी हिल्स तमिलनाडु में, नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु में, और अन्नामलाई हो जाएगा जो कि केरल में है। हाँ, और उसके बाद देखेंगे सबसे दक्षिण में अगर रहेगा तो वो हो जाएगा कार्डेम, जिसे कि इलायची की पहाड़ी करते हैं, जो कि तमिलनाडु में है सबसे दक्षिणी में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में गिरती है? तो यमुना की सहायक नदियों की बात करेंगे तो चंबल, बेतवा हो जाएगा, केन हो जाएगा, टॉन्स हो जाएगा, और ये जो है बेटा तो है ही नहीं, तो ए बी डी यानी आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहरों की सामान्य वार्षिक वर्षा के घटते क्रम में सही क्रम है? तो सामान्य वर्षा के अनुसार से जो है देखेंगे वार्षिक वर्षा बढ़े से घटते क्रम में, तो सबसे अधिक हो जाएगा कोच्चि में, फिर कोलकाता, फिर पटना, फिर दिल्ली। कोच्चि, कोलकाता, पटना, दिल्ली। लवणीकरण तब होता है जब मिट्टी में जमा सिंचाई का पानी वाष्पित हो जाता है, जिससे लवण और खनिज निकल जाते हैं। तो सिंचित भूमि पर लवणीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है? तो सिंचित भूमि पर लवणीकरण का प्रभाव यही पड़ता है कि यह कुछ मिट्टी को अभेद बनाता है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, तो वो है गैर मुद्रीकृत खपत। आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लघु उद्योग SSIS की समस्या नहीं है? तो लघु उद्योग की समस्या देखेंगे वित्त होता है, विपणन होता है, कच्चा माल होता है, लेकिन हड़ताल और तालाबंदी नहीं होता है। देश के मूल्य स्तर में परिवर्तन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? तो मूल्य स्तर में परिवर्तन को मापा जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा। अगला सवाल है, राजकोषीय घाटा का तात्पर्य क्या है? तो राजकोषीय घाटा हो जाएगा कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋण की वसूली प्लस विनिवेश से प्राप्तियां। तो आंसर जो है ए हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरकार को ऋण प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले तंत्र को इंगित करता है? तो ये हो जाएगा वैधानिक तरलता अनुपात SLR। अगला सवाल है, भारत निम्नलिखित में से किसका सदस्य है? तो भारत बात करेंगे तो एशियाई विकास बैंक का भी सदस्य है और एशिया प्रशांत महासागरीय आर्थिक सहयोग का भी सदस्य है। ए और बी, तो आंसर जो है ई हो जाएगा, एक से अधिक। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में और फिलीपींस के राजधानी मनीला में जो है इसके हेडक्वार्टर हैं। और एशिया प्रशांत महासागरीय आर्थिक सहयोग की स्थापना 1950 में श्रीलंका में मुख्यालय है। भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट हैं। तो भारत में जो है जैव विविधता के 4 हॉट स्पॉट एरिया हैं। तो एक पूर्वी हिमालय और एक हो जाएगा पश्चिमी घाट, जो कि आपके ऑप्शन में मौजूद हैं। और इसके अलावे भी देखेंगे तो हो जाएगा सुंदरलैंड, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया में है। उसके बाद जो है भारत वर्मा क्षेत्र हो जाएगा, सुंदरलैंड और भारत वर्मा क्षेत्र। अगला सवाल, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे उत्पन्न हुई है? तो ये क्योटो प्रोटोकॉल से हुई है, जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित है, 1997 में हुआ था। और बात करें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 में हुआ था, जो कि ओजोन अवक्षय से संबंधित है, ओजोन परत के सुरक्षण से। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्णकटिबंधीय तापमान और आर्कटिक में भिन्न होती है? तो ये जो है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की होती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। निर्मला सीतारमण ने हर घर नल से जल के लिए 2022-23 में 3.8 करोड़ घरों को कवर करने के लिए 6,000 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की गई है। तो हर घर नल जल के लिए जो है 6,000 करोड़ रुपये आवंटित की गई है। अगला सवाल है, 2030 ईस्वी तक 280 गीगावाट स्थापित सौर ऊर्जा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए कितना रुपया आवंटित की गई है? तो ये 19,500 करोड़ रुपये आवंटित की गई है। अगला सवाल है, बिहार सरकार द्वारा सौर ऊर्जा कोटा प्राप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया है? तो सौर ऊर्जा कोटा प्राप्त करने का लक्ष्य 2023 तक निर्धारित किया है। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो यह था फणींद्रनाथ घोष। 1930 ईस्वी और 1931 ईस्वी में बरही कांग्रेस ने किस जिले में सफलतापूर्वक ब्रिटिश शासन स्थापित किया था? तो यह गया जिले में स्थापित किया था। बिहार की कुल जनसंख्या का लगभग 55% पूर्ण गरीबी में जीवित हैं। क्यों? क्योंकि बिहार में प्राकृतिक संसाधनों की कमी और मौजूदा और संभावित दोनों हैं। और उसके बाद भारत में बिहार की कुल प्रजनन दर सबसे तेज़ है, इसीलिए आंसर ए और बी यानी आंसर ई हो जाएगा। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग पुराना नाम है NH2 पर स्थित नहीं है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 19 जो कि पुराना है NH2, तो इस पर जो है औरंगाबाद है, सासाराम मोहनिया है, जबकि पटना नहीं है। 2001 से 2011 के दौरान यानी कि 10वीं वृद्धि दर में बिहार का जो जनसंख्या रहा था 25.4 रहा था और सर्वाधिक 10वीं जनसंख्या वृद्धि दर मेघालय में हुआ था। अगर मेघालय राज्य में हुआ था, बात करेंगे बिहार के ज़िला में तो मधेपुरा में हुआ था। और भारत की जो है 10वीं जनसंख्या वृद्धि दर रहा था 17.7%। अगला सवाल देखें, बिहार में प्राचीन चीनी मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो यह मढ़ौरा में स्थापित किया गया था। झारखंड के गठन के बाद बिहार के साथ कितने ज़िले बच गए? तो झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को भारत से अलग हुआ। 18 ज़िले जो हैं झारखंड में चले गए थे, कुल 55 ज़िले थे। तो बिहार के पास जो है 37 ज़िला बचा था। तो उसके बाद जो है जहानाबाद से अलग एक ज़िला बना था अरवल, जो कि अरवल जो है बिहार के 38वें ज़िले हैं। तो अरवल नया ज़िला है, जहानाबाद से अलग हुआ। वर्तमान बिहार में 38 ज़िले। हाल ही में पौधा आधारित कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है कनाडा। अगला सवाल है,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने मन्नार की खाड़ी पाक खाड़ी में पहला डुडोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने का निर्णय लिया? तो डुडोंग पक्षी संरक्षण रिजर्व जो है तमिलनाडु के द्वारा स्थापित किया जाएगा। अगला सवाल है, 4 पहिया वाहनों के लिए भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम हरियाणा में जो है लॉन्च किया गया। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है बिंजो, तो बिंजो का नया ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। अपनी कप्तानी में जो है 2011 में वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर क्षेत्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है हैदराबाद में स्थापित किया जाना है। कौन सा खिलाड़ी पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव को पीछे छोड़कर टेस्ट में विकेट लेने वाला दूसरा भारतीय गेंदबाज बन गया है? तो ये हैं आर अश्विन, रविचंद्र अश्विन। 2022 तक दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक देश है अमेरिका। मार्च 2022 में कैटलिन नोवाक किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई है? तो कैटलिन नोवाक जो है पहली राष्ट्रपति बन गई है, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने फसलों को जीवाणु और कवक रोगों से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया? तो बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा। स्वर्गीय सोली सोराबाजी की जीवनी है सोली सोराबाजी लाइफ एंड टाइम्स, तो इनके लेखक हैं अभिनव चंद्र चोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में मोदी ने खेली का उद्घाटन किया? तो मोदी ने खेली का उद्घाटन गुजरात के अहमदाबाद में किया। हाल ही में भारत के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो भारत का पहला ड्रोन स्कूल ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। किस राज्य ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? तो सुषमा स्वराज महिला पुरस्कार की घोषणा जो है हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया, मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। अगला सवाल है, यूएनईपी की रिपोर्ट अनुसार विश्व का सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर बन गया है ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। इसका जो है ध्वनि प्रदूषण के स्तर देखेंगे तो 119 डेसिबल है। और दूसरे स्थान पर जो है भारत के शहर मुरादाबाद, दूसरे स्थान पर है मुरादाबाद और इसका डेसिबल स्तर देखेंगे तो 114 है। फिर तीसरे स्थान पर अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और इसका डेसिबल है 105। यानी कि पहले स्थान पर ढाका, दूसरे पर मुरादाबाद, तीसरे पर इस्लामाबाद। अगला सवाल है, भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री भी हैं। कौन सा शहर प्रसंस्कृत स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? स्टील से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर सूरत हो गया है। कौन सा राज्य भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक? तो शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, फल में हो गया आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जो हैं आपके जूट उत्पादन के लिए हैं, यानी कि चावल के लिए भी हैं। और उसके बाद देखेंगे तो गुजरात जो है कपास और मूंगफली में अग्रणी है। अगले प्रश्नों को देखें, आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति उत्सव है सरहुल। तो सरहुल जो है झारखंड में मनाया जाता है क्योंकि सरहुल जनजाति झारखंड का ही है। प्रधानमंत्री के द्वारा जो स्थापित किया गया है यानी चलाया गया था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो 8 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की वर्षगांठ मनाई गई थी 7वीं। क्योंकि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की स्थापना देखेंगे तो 8 अप्रैल 2015 में की गई थी, तो इसका 7वीं वर्षगांठ मनाया गया 2022 में। नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान? तो गुजरात राज्य को जो है पहला स्थान दिया गया। किस कंपनी ने दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन विकसित किया है? तो ये जो है एल्स्टॉम कंपनी ने विकसित किया है। एल्स्टॉम जो कि फ्रांस की कंपनी है और इन्हीं के द्वारा जो है मधेपुरा में 12,000 हॉर्स पावर का जो है विद्युत इंजन बनाया जा रहा है। डसॉल्ट एविएशन जो फ्रांस की है, जिन्होंने कि राफेल
विमान जो है बनाया था। अगला सवाल देखें, कितने भारतीय फोटोग्राफर को जो है पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? 4 फोटोग्राफर को। टूर्नामेंट है थॉमस कप और उबेर कप 2022, तो ये दोनों हुआ था बैंकॉक थाईलैंड में, थॉमस कप और उबेर कप। तो थॉमस कप भारत ने जीता, उबेर कप जो है दक्षिण कोरिया ने जीता है। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार खोजा गया है बिहार राज्य के जमुई जिला के सोनो गांव में। अगला सवाल देखें, वर्ष 2021-22 में कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार? तो 2021-22 में सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश भारत का जो है अमेरिका रहा, और 2020-21 की बात होगा तो हो जाएगा चाइना। भारत की ओर से ब्रिक्स देशों की संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक हुई थी। तो इस बैठक की अध्यक्षता जो है ये हुआ था, बैठक कहाँ पर? तो ये चीन में हुआ था 2022 में। तो इसकी बैठक की जो है अध्यक्षता यानी किया था मीनाक्षी लेखी ने। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच कौन सा द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास हुआ है? बोंगो सागर हुआ है। संगीत से किसे सम्मानित किया गया है? संगीता द्वारा 2022 के एक कलानिधि पुरस्कार, 2022 का कलानिधि पुरस्कार विजया लक्ष्मी और GJR कृष्णन को दिया गया। ए और बी सही, तो आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। अगला सवाल है, हाल ही में सिरुई लिली महोत्सव का 4था संस्करण मनाया गया था मणिपुर में। सिरुई लिली महोत्सव। US इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में कौन सा देश शामिल होगा? तो ये भारत ही शामिल होगा। हाल ही में किस राज्य ने संभव पोर्टल शुरू किया? तो संभव पोर्टल उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। हाल ही में बिहार राज्य में आयुष्मान भारत के तहत कितने जिलों में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का विस्तार किया गया? तो 9 जिलों में जो है स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का विस्तार किया गया। हाल ही में समस्तीपुर जिले के किस व्यक्ति को भारतीय कुश्ती टीम का कोच, तो भारतीय कुश्ती टीम का जो है कोच नियुक्त किया गया है शशि भूषण प्रसाद को। हाल ही में बिहार का बरौनी उर्वरक जो कि चर्चा में रहा था, तो बरौनी उर्वरक कारखाना जो है ये बेगूसराय ज़िले में है। ब्राज़ील में आयोजित 24वीं ग्रीष्मकालीन 2021 बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार के किस व्यक्ति ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये ऋतिक आनंद ने जो है स्वर्ण पदक जीता। अगला सवाल है, हाल ही में बिहार सरकार ने शराब पीते पकड़े जाने पर जुर्माने का प्रावधान किया है। तो बता दें कि बिहार में शराबबंदी कानून जो है 1 अप्रैल 2016 से ही लागू है। बिहार के किस उच्च न्यायालय ने हाल ही में AOR यानी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम को समाप्त कर दिया? तो ये पटना उच्च न्यायालय ने जो है समाप्त कर दिया। पटना उच्च न्यायालय के जस्टिस हैं वर्तमान में संजय केरोल, और स्थापना हुआ था 3 फरवरी 1916 को। जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया नारायणन कुमार को। हाल ही में भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन जो है मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी उद्योग मंत्रालय है पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा किया गया। अगला सवाल है, हाल ही में कहाँ गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी की 30 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण सीताराम राजू के नाम से किया है? तो ये तेलंगाना में किया है। अगला सवाल देखें, एक दुकानदार 1600 रुपये में चावल खरीदता है और उसके 1/4 भाग को 20% की हानि पर बेचता है। यदि उसे कुल मिलाकर 10% का लाभ प्राप्त करना है तो चावल के शेष स्टॉक को कितने प्रतिशत लाभ अर्जित करने की आवश्यकता है? यानी कि 1600 रुपया है और इस पर जो है हमें 10% लाभ प्राप्त करनी है। 110/100 करेंगे तो यहाँ पर ये 2 शून्य कट जाएगा तो 1 शून्य हो जाएगा, फिर उसके बाद ये 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 17 हो जाएगा, यानी कि 1760 रुपया हमें प्राप्त करना है। तो 1600 के 1/4 यानी 400 रुपये का हमने क्या किया है, 20% की हानि पर बेच दिया। तो 20% की हानि पर बेच दिया तो 2 शून्य कट गया, तो 8 चौके 32 यानी 320 रुपया हुआ।
यहाँ पर जो है 80 रुपये का घाटे हुआ, तो 80 रुपये और हमें जो है आगे लेना होगा आगे बेचने के लिए। तो यहाँ पर देखिए 1760 जो है 1600 से कितना अधिक है, 160 अधिक है। और यहाँ पर कितना फिर लेंगे, 160 अधिक लेंगे यहाँ, और ये 80 रुपया यहाँ, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 240 रुपया हमको अभी और अधिक पर बेचना होगा। तो 240 यानी लाभ गुना 100 बटे आपके पास अब कितना बचा है, मात्र 1200 बचा है, क्योंकि 400 का आपने हटा ही दिया है। तो इस प्रकार से 2 शून्य कट गया, तो 12 दूने 24, ये 2 शून्य यानी ख़त्म हो जाएगा 20, तो 20% आपका राइट आंसर आ जाएगा। एक कस्बे की जनसंख्या 17,1,76,400 है, यानी कि 1764 पर 00 है। यह प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ती है, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी। तो यहाँ से जो है 2 वर्ष के बाद 1764 है, 2 शून्य है, अब बढ़ रहा है 105 बटे 100 गुना 105 बाय 100, ये 2 शून्य समाप्त हो गया। अब ये 20 पंचे 100, 21 पचे 100, 105, और ये फिर कट जाएगा 4 पंचे 20, यानी 5 चौक 20 4 बार में, तो 5 फिर 21 पचे 105 हो जाएगा। अब ये 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, फिर 4 चौक 16, 4 एकम 4, 21 गुना 21 441, तो 441 गुना 441, तो ये हो जाएगा 19, 44, 81, राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल है, एक ऑटो को असेंबल करने के खर्च में 3 आइटम शामिल होते हैं, सामग्री की लागत, काम और ओवरहेड्स। एक साल में इन चीज़ों का खर्च है 4-3-2 के अनुपात में, तो अगले वर्ष जो है सामग्री की कीमत में 10% की वृद्धि और काम की लागत में 8% की वृद्धि, लेकिन अपरिव्ययों में 5% की कमी हुई, तो ऑटो की लागत में 1-1 पैसे की वृद्धि। तो इसका हो जाएगा आंसर ए 44 बटे 9%। अगला सवाल देखें, 100 मीटर की लंबी ट्रेन है और विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चले आ रहे व्यक्ति को पार करने में 9 सेकंड लगता है, तो ट्रेन की गति क्या है। तो गति अगर आपको निकालना है, यानी गति यहाँ 100 मीटर लंबाई है, तो 100 मीटर केवल ट्रेन का होगा, क्योंकि व्यक्ति का लंबाई जो हो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। अब देखिए 35 है, प्लस हम 35 को और 5 जोड़ते हैं तो कितना हो गया 40, 40 गुने 5 बटे 18 बराबर x दूरी हो गया बटे समय हो गया 9 सेकेंड, 9 दूनी 18, 2 यानी 20 बार में काटेंगे 40, तो 20 पंचे 100 यानी 100 मीटर आ गया है ऑप्शन डी को रखने से। अगले प्रश्नों को देखें, 2 पाइप हैं ए और बी, एक टैंक को अलग अलग 24 मिनट और 32 मिनट भरने में लगते हैं। यदि दोनों चैनल एक साथ खोलते हैं तो कितने समय बाद बी को बंद कर देना चाहिए ताकि टैंक जो है 18 मिनट में भर जाए। अब यहाँ पर ये 32 हो गया और ये हो गया 24 ऊपर वाले हैं और 32 नीचे वाले बी हैं, इनका एलसीएम लेंगे तो 96 हो जाएगा, 24 चौके 96 और 32 तिये 96। अब देखें तो ये जो है कहता है कितने समय बाद बी को बंद करना है, ये 3 वाले को बंद करना है, लेकिन ये जो है काम करते रहेगा कितना देर तक 18 मिनट, तो 18 चौके 72 घटाएंगे ए का कार्य, तो 72 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 24 बचेगा। अब 24 में 3 से भाग देंगे, बी के जो है कार्य जो है इसकी शक्ति कितना है 3 है, 3 से भाग देंगे 24 में तो कितना आएगा 8, तो यानी कि 8 मिनट के बाद बी को बंद कर देंगे तो 18 मिनट में भर जाएगी। गंगा नदी की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर की यात्रा करती है और फिर धारा के अनुकूल प्रारंभिक बिंदु पर लौट आती है। यदि शांत जल में इसकी गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कुल यात्रा किया गया समय क्या होगा, कुल यात्रा का समय। देखिए गति धारा की 5 किलोमीटर है और शांत जल में नाव की चाल दिया है 9 किलोमीटर, यानी कि 14 हो जाएगा इधर से जाने में प्रतिकूल में, तो प्रतिकूल 28 किलोमीटर दूरी है, 14 से भाग देंगे तो कितना लगेगा 2 घंटा जाने में, फिर 28 को अब भाग देंगे धारा के जो है अनुकूल, यानी कि
धारा की गति जो है घट जाएगा किस में, शांत जल में से। 9 में से 5 घटेगा तो 4, 4 7 28, 7 यानी कि 7 घंटा जो है आने में और 2 घंटा जाने में, तो कुल मिला के 9 घंटा। अगला सवाल देखें। 27 पदों वाले एक एपी में पहले 3 पदों का योग 28 और अगले 3 मध्य पदों का योग 93 है, तो पहला पद और समान अंतर बताएं। देखिए 3 पहले पदों का योग 5 ये जो है दिया हुआ है कितना, तो 21 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम जो है क्या करना है, अगर हम पहले पद को 5 मानते हैं, दूसरे को 7 और तीसरे को 9, 9 7 16 5 21 मेरा आ जाता है। और अंतर भी जो है 2 का हो रहा है, ये भी आ रहा है, तो आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल, ए और बी मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी मिलकर 30 दिनों में और ए और सी मिलकर 30 दिनों में। तो ए अकेले कार्य को पूरा करने में ए द्वारा, अकेले ही कार्य पूरा करने में ए द्वारा दिए गए दिनों की संख्या उसी कार्य को अकेले पूरा करने में सी द्वारा दिए गए दिनों की संख्या से संबंधित अनुपात। तो ए बी सी मिलकर जो है तीनों काम करते हैं। ए बी तो ये हो गया 20, ये हो गया फिर 30 और ये हो गया 30। अब इनका एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा, 20 तिया 60 और ये हो जाएगा 30 दूने 60 और ये हो जाएगा 30 दूने 60। अब जो है ए बी की जो है क्षमता यानी ए प्लस बी, ये भी मिलकर काम कर रहा है और ये जो है बी और सी मिलकर काम कर रहा है, ये सी प्लस ए मिलकर काम कर रहा है, इस प्रकार से है। तो ए बी की जो है यहाँ पर काम की क्षमता कितना हो गया है शक्ति, तो ये हो गया है 3। अब जो है ए बी 3 है, ए बी और यहाँ पर जो है बी ये दिया हुआ है सी ए 2, ए बी सी और सी ए 2 और उसके बाद जो है बी सी देंगे तो यहाँ पर 2 है। अब इसको जो है दोनों 2 बार है, तो यहाँ पर 7 हो गया कुल, 3 2 5 2 7, 60 बटे 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3.5। ए बी सी का मान कितना आ गया, ए बी प्लस सी का तीनों का कार्य कितना आ गया शक्ति 3.5। अब ए बी यानी कि है 3, तो 3.5 में से 3 घटाएंगे ए बी का मान तो सी आ जाएगा कितना, सी आ जाएगा 0.5। अब 0.5 हम सी का घटा लिए हैं, ए सी ए का मान है यहाँ पर 2, तो 2 में से 0.5 घटाएंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा 1.5। अब देखिए क्या कहता है दोनों का जो है, तो ये काम करेगा ए 60 मेरा कुल काम है, अगर ए काम करेगा 1.5 गुना रफ्तार से तो 40 दिन में हो जाएगा, और आधे गुने रफ्तार से करेंगे सी तो कितने दिन में 120 दिन में, यानी 2 गुना समय लग जाएगा। तो इसको जो हम काटते हैं 40 एकम 40 और 40 तिया 120, 1:3 यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 वर्ष पहले माँ की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष बाद माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, तो उनकी वर्तमान आयु को अनुपात क्या होगा। अब देखिए 10 वर्ष पहले माना कि इसका उम्र 20 पुत्र का, तो माँ की उम्र कितना हो जाएगा 60 और फिर वर्तमान में हो जाएगा 30 और इसका हो जाएगा 70। 10 वर्ष के बाद यानी वर्तमान हो जाएगा, यह है 10 वर्ष पहले का और यह है वर्तमान का, और 10 वर्ष के बाद यहाँ पर यह 40 तो ये हो जाएगा 80, 2 गुना भी हो गया 10 वर्ष के बाद, और 10 वर्ष पहले 3 गुना भी हो गया, ये 3 गुना और 10 वर्ष के बाद 2 गुना, तो यहाँ पर 3:7 हो जाएगा। बच्चे और माँ का 7 है तो 7 और बच्चे का हो जाएगा 3, तो आंसर जो है डी हो जाएगा। मान लीजिए कि P और Q द्विघात समीकरण है, तो x² माइनस a माइनस 2 इंटू x माइनस a माइनस 1 इजकल टू 0 के मूल हैं, तो p² प्लस q² का न्यूनतम संभव मान, तो इसका न्यूनतम संभव मान हो जाएगा 5। तो ये था आज का विश्लेषण, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।